हो सकता है कि आप बीजेपी के बहुत चैनल बीजेपी के हैं जो नाम गोदी में, ये बात है ना, ये किसी से सवाल पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए तो सब कुछ अपने पक्ष में हमारे लिए बढ़िया बोले, लेकिन जैसे ही सवाल पूछे जाते पूरे हैं। भारत में आपको बता दें कि गोदी मीडिया का नाम कभी गोदी मीडिया सुने थे? क्यों आज लोग गोदी मीडिया कह रहे हैं? इसलिए कि आप सही बात नहीं दिखाते हैं। पूछ रहे हैं आपसे क्या क्या काम किया। अरे इसमें से काट के आप निकाल देंगे, दम नहीं निकाले, इसमें से काट के आप निकाल देंगे। दम नहीं निकाले। हम कहते हैं आज के तारीख में रवीश भाई ने कहा था कि टीवी मत देखो भैया। रवीश की बात नहीं, रवीश की बात नहीं, आपके काम की बात। जितने चैनल हैं बड़े जो आप रवीश के चैनल, आपके चैनल की बात मैं नहीं करता। हो सकता है आप समाजवादी चाहे वो किसी पार्टी का से, हम जनता के मूल्यों की बात करें। 24 घंटा पहले पुलिस घर पर छापा मार दिए ना, पुलिस प्रशासन ऐसा कर रही है तो आप 24 घंटा पहले घर का जनता जब क्षेत्र की आप 24 घंटा पहले घर जब क्षेत्र की जनता जान पाई तो आई है। हम लोग महिपुरवा ब्लॉक के लिए तैयारी, तहसील के लिए तैयारी किया। फिर हमारे क्षेत्र में बिछिया बैरियल एक पड़ता है, उस बैरियल को नीचे कर करके बांध दिया गया था, जिससे हमारे लोग तमाम प्रयास किए, लेकिन प्रशासन के आगे भाई अब दबना पड़ा। सरकार इनकी है। अब 22 में भी इसी प्रशासन यही रहेगा। 22 के चुनाव में भी आप लोग ऐसे ही हार जाएंगे। 22 के चुनाव में जनता चुनाव लड़ रही है। आज जो जितना अत्याचार हो रहा है, ये अंग्रेज के जमाने में इतना अत्याचार नहीं हुआ भाई। चीरहरण महाभारत में हुआ था, आज के चीरहरण हम लोग अपने आँख से देख लिया। इस तरह का चीरहरण हो रहा है। यही बगल में हमारे लखीमपुर में है, जो महाभारत में हम लोग कभी इतिहास में पढ़ा है कि चीरहरण हुआ था। आज देखिए इस लोकतंत्र में चीरहरण हुआ है, एक महिला को नंगे कर दिया गया है आम लोगों के बीच में। यह क्या है लोकतंत्र? नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के बलहा विधानसभा में। आपकी स्क्रीन पर एक बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। ये निवास स्थान है पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के वंशीधर बौद्ध का, जो 2014 के हुए उपचुनाव में, विधानसभा के जो उपचुनाव हुए उसमें विधायक चुने गए और समाजवादी पार्टी की सरकार में समाज कल्याण मंत्रालय में इन्होंने जिम्मेदारी संभाली, मंत्री बने। आपको लग रहा होगा कि तमाम तरह की जो सूबे की सियासत चल रही है, तमाम तरह के जोड़ घटाना चल रहा है, गणित चल रहा है, कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि ओवैसी के आने से उत्तर प्रदेश की सियासत एक नई करवट ले रही है और ओवैसी इस बार मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाएंगे और कहीं न कहीं इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो वहीं समाजवादी पार्टी का एक धड़ा ऐसा मानता है, एक धड़ा या बहुसंख्यक कह लीजिए कि लोग मानते हैं कि ओवैसी सीधे तौर पे बीजेपी का फ़ायदा पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में कूद रहे हैं। ओवैसी ने दावा किया है कि 100 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने बहराइच में अपना कार्यालय बनाया है और यहाँ से 27 जिलों में पूरा चुनावी कार्यक्रम आयोजित करेंगे और 100 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे। कल ओवैसी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, संभल जैसे इलाकों में थे और जो रोड पर भीड़ थी उसे देख करके एक बार तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो सदमे में जरूर चली गई होंगी, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे अक्सर ये माना जाता है कि मुस्लिम वोट बैंक या तो समाजवादी पार्टी की तरफ जाता है या फिर बहुजन समाज पार्टी के तरफ जाता है, बचे कुचे लोग कांग्रेस को वोट करते हैं या कुछ एक क्षेत्रीय मुस्लिम पार्टियां हैं उनको वोट करते हैं। लेकिन जिस तरह से कल ओवैसी की आमद हुई है, जिस तरह से ओवैसी ने दस्तक दी है यूपी की सियासत में, कई लोगों की सांसें थम गई हैं, कई पार्टियों के अध्यक्षों की सांसें थम गई हैं। तो हमने सोचा क्यों नहीं बहराइच से ही हम अपने इस महाअभियान की शुरुआत करें, बहराइच चलें और वहाँ की ज़मीनी हकीकत पूरे प्रदेश की जनता को दिखाएं, क्या कुछ चल रहा है सियासत में, आम जनता की ज़िंदगी कैसे बीत रही है, महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। इन तमाम जद्दोजहद के बीच 2022 के चुनाव होने हैं। किस पार्टी को
जीत मिलेगी, कौन बहुमत से सरकार बनाएगी, ये सारे जो मुद्दे हैं या जो सारे सवाल हैं, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ जनता के पास है, जनप्रतिनिधियों के पास है। ये उनकी क्षमता पे, उनके आत्मबल पे निर्भर करेगा, उनकी लड़ाई पे निर्भर करेगा कि किसकी सरकार बनेगी। बहरहाल मैं इस वक्त आपको बता दूं कि बल्हा में हूं। 282 विधानसभा बल्हा है। ये 7 विधानसभाओं में से, बहराइच की 7 विधानसभाओं में से एक है ये। बल्हा में हम लोग हैं। 2012 में बल्हा विधानसभा बनी। पहले यहाँ के लोग नानपारा विधानसभा में वोट करते थे। उसके बाद जब बल्हा बनी तभी से ये सुरक्षित सीट है। पहली बार भाजपा से यहाँ सावित्रीबाई फुले को 2012 में विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट बनाया गया और उस वक्त उन्होंने बसपा की नेत्री किरण भारती को हरा करके पहली बार इस सीट पर जीत दर्ज की थी और विधानसभा में पहुंची थी। उसके बाद वक्त अपनी रफ्तार से चलता है। 14 के आम चुनाव आते हैं। देश में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी दस्तक देते हैं, पीएम पद के उम्मीदवार बनाए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की, और एक लहर सी चलती है। उस लहर में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर लोकसभा चुनाव में जो सिटिंग एमएलए थी सावित्रीबाई फुले, उनको मौका दिया और उन्होंने सपा के कद्दावर नेता शब्बीर वाल्मीकि को हराकर भारतीय संसद में दस्तक दी पहली बार। 2014 के बाद जब ये सीट खाली हो गई, क्योंकि यहाँ की जो सिटिंग एमएलए थी वो लोकसभा चुनाव जीत गई थी, उसके बाद 2014 में यहाँ पर विधानसभा के उपचुनाव होते हैं। भारतीय जनता पार्टी अक्षयबर लाल गौड़ को अपना उम्मीदवार बनाती है इस सीट से, और जबकि समाजवादी पार्टी, जिस बोर्ड को हमने दिखाया, पूर्व मंत्री पूर्व विधायक 2014 के बंशीधर बौद्ध को अपना कैंडिडेट बनाती है। बंशीधर बौद्ध इस चुनाव में जीत हासिल करते हैं। जीत हासिल करने के बाद बंशीधर बौद्ध को समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री बनाया जाता है। सरकार अपना समय पूरा करती है। उसके बाद 17 के चुनाव होते हैं। 17 के चुनाव में यहां पर बीजेपी एक बार फिर अक्षयबर लाल को विधानसभा चुनाव लड़वाती है और सपा से मंत्री रहे बंशीधर बौद्ध को चुनाव लड़ाया जाता है, जिसमें 2017 के विधानसभा चुनाव में अक्षयबर लाल गौड़ जीत हासिल करते हैं और पूर्व मंत्री रहे बंशीधर बौद्ध चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद ये सीट भाजपा के कब्जे में एक बार फिर चली जाती है। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव होते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपने सिटिंग एमएलए अक्षयबर लाल गौड़ को लोकसभा का अपना प्रत्याशी बनाया। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर शब्बीर वाल्मीकि को मौका दिया, लेकिन इस बार फिर अक्षयबर लाल गौड़ ने भाजपा की आंधी में शब्बीर वाल्मीकि को उड़ा दिया। यानी कि फिर यहाँ से लोकसभा का जो प्रत्याशी था वो चुना गया भारतीय जनता पार्टी का। उसके बाद अक्षयबर लाल गौड़ जब संसद पहुंचते हैं तो उनकी सीट खाली हो जाती है, यानी कि विधायकी वाली सीट फिर खाली हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर चुनाव होता है, यानी कि बल्हा जो है ये उपचुनाव का गढ़ रह चुका है। हम इस बारे में जो आपको सारी तफसील से बता रहे हैं, सारी बातें वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि शायद उत्तर प्रदेश की कोई ऐसी विधानसभा हो जहां पर इतनी उठापटक चली हो। तो मैं कह रहा था कि 2019 में अक्षयबर लाल गौड़ को भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपना उम्मीदवार बनाती है। अक्षयबर लाल गौड़ जीतते हैं, यहाँ से सांसद चुने जाते हैं, फिर वो संसद में दस्तक देते हैं, फिर ये सीट खाली हो जाती है। यानी कि बल्हा जो विधानसभा 282 है एक बार फिर उपचुनाव की जद में जाता है। फिर यहाँ से जब ये बल्हा विधानसभा बनी थी उस वक्त बहुजन समाज पार्टी की जो कैंडिडेट थी, तब तक वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुकी थी। मैं बात कर रहा हूँ किरण भारती की। किरण भारती को उम्मीदवार बनाती है सपा और भारतीय जनता पार्टी सरोज सोनकर को यहाँ से चुनाव लड़ाती है। उसके बाद चुनाव में वोटिंग होती है, जो नतीजे आते हैं एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हैं। अब यहाँ पर मौजूदा विधायक जो हैं
सरोज सोनकर वो भारतीय जनता पार्टी की हैं। वक्त का पहिया धीरे धीरे घूम रहा है। अब फिर 2022 के विधानसभा चुनाव बिल्कुल हमारे सामने हैं। मात्र कुछ महीने का वक्त रह गया है। अब यहां से एक नई तरह की सियासत शुरू हो रही है। आपको ये भी बता दूं कि ये विधानसभा काफ़ी चर्चित है। यहाँ पे बहुत सारी आपने उठापटक, जैसा कि मैंने बताया कि ये उपचुनाव का गढ़ रहा है। बार बार यहाँ का जो बीजेपी का विधायक होता है या किसी अन्य पार्टी का, अभी तक तो सिर्फ बीजेपी का ही विधायक यहाँ से सांसद चुन करके गए हैं, तो बार बार ये जो विधानसभा बल्हा है ये उपचुनाव के जद में चला जाता है। बहरहाल अब 22 के चुनाव सामने हैं। हम लोग बातचीत करेंगे। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कुर्ता पजामा पहने हुए बेहद शालीन और बेहद सरल अंदाज के यही पूर्व मंत्री हैं, बंशीधर बौद्ध जी हैं। लाल गमछा इन्होंने गले में टांगा हुआ है। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार इनकी तैयारी क्या है। तो आइए, देर ना करते हुए, मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया, देर ना करते हुए अब सीधा बंशीधर बौद्ध जी से बात करते हैं और जानते हैं इनसे कि किस तरह की राजनीति इनकी रही है और फिर एक बार 2022 के चुनाव हैं, किस तरह की इनकी तैयारियां हैं, क्योंकि अक्सर ये सीट सुरक्षित ही रही है। 2 बार के विधानसभा चुनाव हुए हैं, दोनों बार सुरक्षित रही, इस बार भी सुरक्षित है। तो हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की राजनीति ये करते हैं और इस बार इनको क्या उम्मीद है। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मंत्री बने 14 में, उपचुनाव में आपने जीत हासिल किया, मंत्री बने, फिर उसके बाद सरकार चले गई समाजवादी पार्टी की, तब से एक सूखा सा रहा है। तो इस दौरान कैसे बीता आपका ये वक्त राजनीति का? राजनीति का वक्त का योगी जी की, जो मोदी जी की जो सरकार है, इससे हमारे क्षेत्र की जनता बहुत तंग है। एक तो इन्होंने जो गाय को जो प्रतिबंध लगा दिया, जिससे किसान हमारे क्षेत्र का भूखों मर रहा है। आज के तारीख में सारी गाय जंगल में चरती हैं, शाम को आकर के किसान की फसल नुकसान कर रही है। इसलिए हमारे क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है जी। मैं आपके वक्त की बात कर रहा था जब आप मंत्री बने। मंत्री बनने के बाद एक अलग स्टेटस होता है, आगे पीछे गाड़ियां होती हैं, पद होता है, लोग मंत्री जी कह के बुलाते रहते हैं, आगे पीछे घूमते हैं। अब आप मंत्री नहीं हैं, ना ही विधायक हैं, तो आम जीवन कैसा है? वो वाला जीवन बेहतर था, ये वाला? हमारा बल्हा विधानसभा इंडोबार निकोबार की तरह है। आप देखे होंगे कि 40 किलोमीटर खाली जंगल है और उस जंगल में समाजवादी पार्टी की कभी क्षेत्र से विधायक नहीं रहा। पहली बार मैंने हुआ तो पूरा उत्तर प्रदेश में ये बल्हा विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है कि जिसका ब्लॉक 70 किलोमीटर यहाँ से दूर है। हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया से मिलकर के यहाँ के लिए ब्लॉक मंगाया और तहसील भी दिया, नहीं तो हमारे यहाँ के लोग 70-80 किलोमीटर तहसील जाते। ब्लॉक कहाँ पे है? अब ब्लॉक जैसे हमने पास कराया था, यही योगी सरकार आकर के उसको काम रोक दिया। आज वैसे के वैसे लोग हमारे क्षेत्र के परेशान हैं। अभी भी वही है ब्लॉक? अब ब्लॉक महपूरा बताइए, इस जंगल क्षेत्र में इंडोबार निकोबार मैंने आपको बताया है कि अभी 6 बजे के बाद आप जंगल से बाहर नहीं जा सकते हैं। हमारे यहाँ के लोग, कोई मरीज है बीमार पड़ गया हुआ तो कैसे जाएगा? तो बीमार हो जाएगा तो वो कैसे जाएगा? ब्लॉक होता तो यहाँ अस्पताल होता, डॉक्टर बैठता तो हमारी समस्या सॉल्व हो जाती। आज हमारे क्षेत्र के लोग बहुत दुखी है इस चीज़ से। यानी आपके कहने का मतलब इस सरकार में कुछ वैसा नहीं हुआ जिससे जनता को फायदा हो? इस सरकार में और नुकसान हो गया हमारे क्षेत्र की जनता का जी, नुकसान हो गया। हाँ। विधानसभा 2022 के चुनाव आने वाले हैं, 6-7 महीने में चुनाव हैं, क्या लगता है, संभावना क्या है इस बात? हम लोग शुरू में ही कहते थे अखिलेश भैया काम बोलता है, लेकिन उस समय तो इनके झूठ के आगे वो काम फेल हो गया था। आज के तारीख में अखिलेश भैया का वास्तव काम बोल रहा है हमारे क्षेत्र में। सत्ता में नहीं, फिर भी काम बोल रहा है। हाँ, आज जनता वही कह रही है कि अखिलेश भैया रहे तो 51 लाख समाजवादी पेंशन, वृद्धा पेंशन, लैपटॉप और कान हमारे क्षेत्र के लिए तहसील, ब्लॉक इन्होंने दिया, तमाम योजनाएं दिया। उसका लाभ आज जनता उसका गुण गा रही है कि अखिलेश भैया होते तो हमारी ये दशा नहीं होती।
अखिलेश जी होते तो ये दशा नहीं होती। तो क्या लग रहा है 22 में कोई संभावना है सरकार आने की, या फिर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी? इसमें तो जनता अब की चुनाव लड़ रही है, अब की नेता चुनाव नहीं लड़, अब की जनता चुनाव सीधे लड़ रही है। हाँ, मोदी को उखाड़, योगी को उखाड़ के फेंक। इसीलिए अखिलेश जी घर से बाहर नहीं निकलते, उनके नेता बाहर नहीं निकलते, जनता चुनाव लड़ रही है। भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा दिन कभी नहीं कोई देखा होगा जो आज के तारीख में, जो हमारा लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन आज कोई धरना प्रदर्शन कर दे तो उसको सीधे जेल होता है, देशद्रोह लग जाता है, राष्ट्रद्रोह लग रहा है, तो कौन कर न जाए। समाजवादी चिंतक थे, उन्होंने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएंगी। तो जब समाजवादी पार्टी के नेता ऐशगाह में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, कमरों के अंदर बैठ के ट्वीट कर रहे हैं, रोड पे नहीं निकल रहे हैं, तो संसद तो आवारा होगी ही ना। अरे भाई, हम कहते हैं कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है। पहले राजतंत्र था तो आदमी नहीं बोल पाता था। आज के तारीख में जब बाबा साहब ने भारत का संविधान दिया है, उस संविधान में लिखा है कि लोकतंत्र में आपको बोलने का अधिकार है, सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार है। आज जो बोल रहा है उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह, इस तरह का संगीन धर। अभी देखिए हमारे यहाँ का ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, उसमें सीधे गुंडई है। यही बगल में हमारे लखीमपुर में है, जो महाभारत में हम लोग कभी इतिहास में पढ़ा है कि चीरहरण हुआ था। आज देखिए इस लोकतंत्र में चीरहरण हुआ है, एक महिला को नंगे कर दिया गया है आम लोगों के बीच में। यह क्या है लोकतंत्र? लोग कहते हैं गुंडाई जो है भारतीय जनता पार्टी को, जैसे जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी 33 निर्विरोध जिला पंचायत दबंगई के दम पे, गुंडाई के दम पे यही समाजवादी वाले लोग बनवाए थे। तो अब भारतीय जनता पार्टी कर रही, तो तकलीफ क्या हो रही? देखिए, समाजवादी पार्टी की आम जो चुनाव हुए हैं, ग्राम प्रधान का, जिला पंचायत सदस्य का, बीडीसी का, उसमें तो समाजवादी पार्टी से सीधे जनता को लग गया कि समाजवादी पार्टी के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता है। और समाजवादी पार्टी को हर जनपद की बात मैं कर रहा हूँ, हर जनपद में समाजवादी को का नाम जो जिला पंचायत सदस्य जीते हैं, प्रधान जीते हैं। अभी इस चीज़ से बौखला करके है सरकार, बौखला करके कि इनके यही बहराइच में 7 सीट निकली है, 26 सीट में समाजवादी पार्टी का, किसी जनपद में जीतने लायक नहीं। लेकिन ये प्रशासन, अखिलेश भैया तो पहले बोल दिए थे कि ये डीएम एसपी चुनाव लड़ेंगे। हम लोग भी थोड़ा सा गलती किए कि अखिलेश भैया की बात को बहुत ध्यान में नहीं रखा कि डीएम एसपी लड़ेंगे। यदि इस पर हम लोग ध्यान रखे होते तो पूरे प्रदेश की सारी सीट प्रतिरोध क्यों नहीं किया आप लोगों ने? ये तो वही है ना कि सांप चला गया फिर लकीर पीटने से क्या फायदा? नहीं, इसका प्रतिरोध हुआ। जहाँ तहाँ देखिए तमाम लोग मारे गए हैं, अभी लखीमपुर में मारे गए, हमारे यहाँ यही बहराइच में एक शिवपुर ब्लॉक है, उसमें एक अपने पिता के अर्थी लेकर जा रहा था, उसमें पकड़कर उसको गोली मार दी गई। तो इस तरह का गुंडागर्दी है, आदमी कौन क्या कर लेगा? इस तरह का दबंगई जब सरकार दिखा रही है, सरकार जब लड़ रही है जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव और ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव, हमको बीजेपी से थोड़े डर है। हमके आज के तारीख में ये जो एसपी और दरोगा है, ये चुनाव जीते हैं, लड़े हैं, भाजपा नहीं कहीं जीती है। धमकी तो आपके नेता भी दे रहे हैं कि आने दो 22 का वक्त, अगर जीत गए तो सबको सबकी औकात बताएंगे। देखिए, ये गुंडाई नहीं है, ये बदले की राजनीति ये लोग किए हैं, करते हैं, उसी तरह सबको जानते हैं। लेकिन जनता की आवाज़ है, ये मेरी आवाज़ नहीं है, जनता की आवाज़ है कि अब अखिलेश बेला का दूसरा कोई विकल्प नहीं है जी। अच्छा, कल सभी तहसील मुख्यालयों पे प्रदेश के धरना प्रदर्शन था। मैं पिछले काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, कई सालों से देख रहा हूँ, मतलब 2-3 सालों से समाजवादी पार्टी के लोग अब उस तरह से पहले जैसे धरना प्रदर्शन करते थे, सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करते थे, उनको जहाँ पे लगता था गड़बड़ी है, इन सालों में बहुत कमी आई है। मतलब अब नहीं उस तरह के धरने प्रदर्शन होते हैं। अब समाजवादी के जो नेता हैं अधिकांशतः अपने आप को हाउस अरेस्ट करवाने में विश्वास रखते हैं। 2 घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश में कल, एक तहसील पे मुख्यालयों पे सपा का धरना प्रदर्शन, दूसरा असदुद्दीन ओवैसी का गाजियाबाद और संभल जैसे इलाकों में दौरा। और जो भीड़ थी, जो भीड़ आपने देखा, मैं उस पर भी आऊँगा, भीड़ वाले सवाल पे। लेकिन सबसे पहला सवाल,
कि जो तहसील मुख्यालयों पे जाने से पहले, धरने से पहले अपने आप को समाजवादी पार्टी के नेता हाउस अरेस्ट करवा लेते, उसको कितना सही मानते? देखिए, हाउस अरेस्ट नहीं करा रहे हैं लोग। बीजेपी 24 घंटा पहले बीजेपी अपने प्रशासन के जरिए सारे नेताओं का घर लॉक करा दिया था। हमारे ही घर पर 22 पुलिसकर्मी बैठे थे। कितने घंटा पहले? 24 घंटा पहले। यानी आप नहीं गए? हमने निकलने के पहले सोचा था कि 4, 6, 10 घंटा पहले, दिन भर पहले निकल जाएंगे, लेकिन 24 घंटा पहले पुलिस घर पर छापा मार दिए। ना पुलिस प्रशासन ऐसा कर रही है, तो आप 24 घंटा पहले घर का जनता जब क्षेत्र की आप 24 घंटा पहले घर जब क्षेत्र की जनता जान पाई तो आई है। हम लोग महपूर्व ब्लॉक के लिए तहसील के लिए तैयारी किया। फिर हमारे क्षेत्र में बिछिया बैरियल एक पड़ता है, उस बैरियल को नीचे कर करके बांध दिया गया था, जिससे हमारे लोग तमाम प्रयास किए, लेकिन प्रशासन के आगे भाई अब दबना पड़ा। सरकार इनकी है। अब 22 में भी इसी प्रशासन यही रहेगा। 22 के चुनाव में भी आप लोग ऐसे ही हार जाएंगे? 22 के चुनाव में जनता चुनाव लड़ रही है, इनके जोगी के चुनाव नहीं ले, जनता चुनाव लड़ी है। प्रशासन जनता को हड़काना शुरू कर दिया कि क्या नाम है, वोट भारतीय जनता पार्टी को, इस तरह की जैसा आरोप आप लोग लगाते हैं, जैसे आप लोग आरोप लगाते हैं। काउंटर चुनाव है, इस पर हमारे बीडीसी को उठा ले गए, हमारे जिला पंचायत सदस्यों को उठा ले गए, भट्टे में पानी डलवा दिए। तो क्या यानी 22 के जो चुनाव होंगे विधानसभा, ईवीएम से होंगे, जनता चुनाव करेगी, आपको लगता है वो निष्पक्ष होगा? निष्पक्ष तो चुनाव ये कभी किसी माने पर नहीं करा। अब इसके पहले भी देखिए बीजेपी की सरकार, अगर बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी 22 में जीत जाएगी तो निष्पक्ष नहीं होगा। भाई बीजेपी वाली बात मत कीजिए। हम कहते हैं इसके पहले भी बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन इस तरह की गुंडागर्दी नहीं रही है। आज जो जितना अत्याचार हो रहा है, ये अंग्रेज के जमाने में इतना अत्याचार नहीं हुआ। भाई चीरहरण महाभारत में हुआ था, आज के चीरहरण हम लोग अपने आँख से देख लिया। इस तरह का चीरहरण हो रहा है, बताइए ये सरकार है? ये तो अंग्रेजों से भी बदतर है ये सरकार। अंग्रेज के पीरियड में आपको बता दे रहा हूँ कि यही किसान जो धरना प्रदर्शन कर रहा है, तो उस समय धरना प्रदर्शन भी अंग्रेजों के पीरियड में हुआ था, जिसमें छोटू राम एडवोकेट बाबा साहब के सामने मिलकर के उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। और उस धरना प्रदर्शन में अंग्रेज कहा था कि हम 3 रुपया मन शायद आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, पहले शेर चलता था। उन्होंने कहा था कि अंग्रेज ने कहा था कि 3 रुपया मन आपका गेहूं खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि मैं 3 रुपया मन गेहूं नहीं देंगे, हम 10 रुपया मन देंगे आपको। अंग्रेज का पीरियड था, धरना पर बैठे, लेकिन अंग्रेज को मानना पड़ा कि हम आपका गेहूं 10 रुपया नहीं बल्कि अब 11 रुपया मन लेंगे। अंग्रेज की सरकार छोटू राम से मान गई, और आज जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, ये उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, जो आज 7 महीना भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा कोई इतिहास नहीं है जो इतना बड़ा लंबा धरना हुआ हो। आज बताइए पूरे किसान परेशान है इस चुनाव को। तो किसान हो, जो किसान मजदूर हैं, वो उनकी रोजी। हम इस आपके चैनल के माध्यम से मैं किसानों को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि ये देश, एक गरीबों की लड़ाई, एक किसानों की लड़ाई किसान लड़ रहा है आज की तारीख में। बताऊँ आपसे, आपके कहने का मतलब जब छोटू राम उनके नेतृत्व में जब अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया, आंदोलन शुरू किया, तो 3 रुपए के बजाय 10 के बजाय 11 पे मान गए। हाँ, यानी अंग्रेज मान गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं मानी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बताइए, 7 महीना धरना प्रदर्शन चला, कितने किसान आत्महत्या कर लिए, कितने किसान गर्मी में मर गए, कितने किसान जाड़े में मर गए, लेकिन इस सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है, तनिक भी आह भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बेहतर अंग्रेज, भारतीय जनता पार्टी से बढ़िया अंग्रेज था भाई। 10 रुपया के बजाय 11 रुपया कर दिया, इनकी जितना मांग थी उससे ज्यादा 1 रुपया बढ़ा कर दे दिया। और ये जो हमारे से चुनी हुई सरकार आज के तारीख में नहीं मान रही किसानों की बात, जबकि किसानों के बल पर ये देश टिका हुआ है। हमारी देश की अर्थव्यवस्था जो बहुत, तो ये किसान संभाले थे, आज ये किस भरम में। आप कह रहे हैं कि इन्होंने महिला का चीरहरण किया, जो निहायत ही शर्मनाक काम है। हम भी खंडन करते हैं इसका, ये बेहद ही शर्मनाक है हम सभी के लिए, नहीं होना चाहिए। अगर आपने जैसे कहा कि जनता इसका
उत्तर जो है 2022 के चुनाव में देगी। चलिए माना ऐसा कुछ हुआ कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई, क्या गारंटी है, आप चैनल पे बोल रहे हैं, क्या गारंटी है कि समाजवादी पार्टी गुंडई नहीं करेगी, महिलाओं का सम्मान होगा, इस तरह के वाकयात नहीं होंगे? आपके सामने अखिलेश भैया का शासनकाल का उदाहरण है कि मेरे ही घर के, मेरे ही परिवार के एक बहू के 4 बच्चे मरे हैं। क्यों मरे हैं? कि उसको साधन नहीं मिल पाया था। जब अखिलेश भैया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने एम्बुलेंस चलाकर महिलाओं की सेवा दी, 102 नंबर चलाया, 100 नंबर चलाया, 108 नंबर चलाया। इससे हमारी इस प्रदेश की जनता इसका, अरे जोगी आज के तारीख में जो बच रहे हैं तो अखिलेश भैया ने जो 100 नंबर 200 नंबर दिया है उसके चलते इनकी थोड़ी बहुत इज्जत, इनकी इज्जत कहीं बचती नहीं। 100 नंबर के चलते बच रहे हैं अखिलेश भैया। इसका सीधे असर अखिलेश भैया को प्रभाव पड़ रहा है कि आने वाले समय में अखिलेश भैया की सरकार बनेगी, फिर कन्या विद्याधन मिलेगा, फिर महिलाओं को साइकिल मिलेगी, बच्चियों को। ये सब जनता याद रखी, जनता याद रखेगी। लेकिन इसी के बीच एक थोड़ा हम लोग चलते रहें, आपके घर को भी देखते रहें। ये घर है मंत्री जी का, पूर्व मंत्री हैं बंशीधर बौद्ध जी का। अच्छा, ये बन ग्राम में आता है, यहाँ पे पक्के छत वगैरह नहीं बनाए जा सकते, है ना? तो ये बन ग्राम का क्षेत्र है। मंत्री जी काफ़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, तो हमने कहा थोड़ा सा चल लेते हैं और हो सकता है एंगल बदलने की वजह से इनको थोड़ा सा कुछ रिलैक्स भी मिल जाए और फिर हम अपनी बात कर सकें। एक बात ही बताइए कि जैसे आप 22 में आप लोगों में छटपटाहट है, सत्ता में आएंगे, जनता जिता देगी, कैसे जीतेंगे जब ओवैसी आ गए हैं, 100 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और मुसलमानों की इतनी भीड़ सड़क पर उतर गई। कौम का मुस्तकबिल मुसलमान अब ओवैसी को बनाने जा रहे हैं। कहते हैं अखिलेश जी मुसलमानों के हक की आवाज़ नहीं उठाते, सड़ रहे हैं आजम खान जेल में, कैसे मुसलमान वोट करेंगे, कैसे सत्ता में आएंगे? इतनी भीड़ देख के आपको डर नहीं लग रहा है? आप ये सवाल मुझसे किए, मुसलमान के गांव के बीच में जाके मत करिएगा। मुसलमान आज जो बिहार में बीजेपी की सरकार बनी है, ये ओवैसी के चलते बनी है। आज क्या कोई मुस्लिम, उनका यही कहना है, क्या कोई मुसलमान चुनाव नहीं लड़ सकता? नहीं, मुसलमान लड़ने के लिए भागीदारी है हमारे समाजवादी पार्टी में। हाँ, भागीदारी है। हमारे यहाँ से यासर साहब होते हैं, चारों इनके पिताजी रहे, इनकी माताजी सांसद रही, मुसलमान की बड़ी भागीदारी है। लेकिन हमारे क्षेत्र में आपको बता दें कि आप ओवैसी का नाम मत लीजिएगा। क्यों? मुसलमान जान गया है कि बिहार में ओवैसी जी हराए हैं, लेकिन वही बंगाल की जनता जान गई तो यही ओवैसी को धूल चटा दिया। आज ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 100 सीट, अरे इनकी औकात नहीं है। इनका जवाब मुसलमान देने के लिए तैयार। इंतजार क्यों? आए तो थे बहराइच में आए थे, भाग गए, 1 मिनट भी नहीं टाइम दिया। 27 जिलों का यहाँ पे सेंट्रल कार्यालय खुल गया है। ये इनकी रणनीति को सारी मुसलमान बिरादरी जान गई है। ये किसी भी माने पर इनकी सब ये कहीं लड़ ही नहीं पाएंगे। तो जो भीड़ थी रोड पे, वो कैसी भीड़ थी? ये भीड़ रोड पर थी, ये बीजेपी के लोग की भीड़ थी। बीजेपी के लोग दाढ़ी रख के थोड़े ही आएंगे। अरे इनके मुसलमान यही गेम खेला जा रहा है। हाँ, लेकिन इनके गेम को इस प्रदेश का मुसलमान पूरा समझ गया है और इनके बहकावे में नहीं आएगा। कैसे साबित करेंगे कि ये बीजेपी के लोग हैं? कैसे साबित? बिहार देख लीजिए, बिहार 30 सीटों पर इन्होंने हरवाया, जिससे मुसलमान आज वहाँ का रो रहा है। आज मुसलमान का दर्द बिहार में जाके क्यों नहीं पूछते हैं कि बिहार में इन्होंने क्या किया है? बिहार के मुसलमान से जाके पूछ ले, आज इनको जवाब दे देगा। फिर ढूंढे नहीं मिलेंगे इनको। इलेक्शन के बाद दूरबीन से भी देखने पर यह नहीं दिखाई देंगे आपको। क्या बहुत लोग आए, बहुत चले गए। अरे यही मुसलमान माननीय मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम बोला था, आज मुसलमान का हक छीनने के लिए, हक मरवाने के लिए। जी, मुसलमानों के मुद्दे पे मंत्री जी तो बोलते काहे नहीं अखिलेश जी? अरे चुप्पी काहे साहब? पूरे उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि बीजेपी समाजवादी से डर रही है। आप कह रहे हैं कि रोड पर नहीं उतर रही है, कहाँ नहीं रोड पर उतर रहा है। यही तहसील धरना प्रदर्शन हुआ था, देखिए पूरे प्रदेश का, देश में हलचल मचा है। हाँ, अखिलेश भैया को आज जनता याद करे, उसके जनता के बल पर मैं ये भैया बोल रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ कोई बात जी।
मुसलमानों की भागीदारी वगैरह की जो आप बात कर रहे हैं, सपा में भागीदारी है, तो इस बार क्या कुछ ज़्यादा बढ़ने के आसार हैं? ज़्यादा बढ़ने के भाई तो देखो भाई, पहले बोला गया था जिसकी जितनी संख्या भारी उसके उतनी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी के बराबर तो उनको मिलना ही है। हर कौम को मिलना है, हर कौम को, खाली मुसलमान की बात, सब दलित पिछड़ा सबकी बात। मैं भी आज लोग कहते थे कि ये बहुजन समाज से आए हैं, लेकिन अखिलेश भैया को मैं धन्यवाद बनाऊंगा कि उत्तर प्रदेश में 1952 में पहला चुनाव हुआ था और 1952 से लेकर आज तक हमारे क्षेत्र के जो उस समय नानपारा था, एक भी विधायक चमार बिरादरी का नहीं हुआ था। अखिलेश भैया को हमारी बिरादरी की तरफ से धन्यवाद कि अखिलेश भैया ने हमारे ऊपर एहसान किया, उन्होंने हमको टिकट दिया और जिता। मैं अपनी बिटिया की शादी किया था, मैंने झूठे कार्ड भेजा थे कि भैया अखिलेश भैया कैसे आएंगे, लेकिन अखिलेश भैया ने आकर तमाम बिटिया की शादी में बिटिया को आशीर्वाद दिया और हमारी क्षेत्र की जनता आज दलित बिरादरी बहुजन समाज पार्टी को छोड़ चुकी है। ये इनके काम को देखकर आज अखिलेश भैया की जय जयकार हो रही है जी। अच्छा, ये बताइए आप कौन कौन से मुद्दे हैं जो 22 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं और विपक्ष में जो सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी उसे भुना सकती है? क्या कौन कौन से बड़े ऐसे मुद्दे हैं जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, जैसे महंगाई का हो गया या अन्य चीजों का? किस किस मुद्दे पे समाजवादी पार्टी? ये प्रश्न देखिए जो आप कर रहे हैं, तो आपके सामने उत्तर तो सब आपके सामने मिल जा रहा है। जब यही इस देश में इस डीजल 32 रुपया में पूरे विदेश से आकर तैयार होकर ये 32 रुपया इस डीजल का रेट है, और सरकारों में 55-60 रहा है, लेकिन 2 साल 3 साल के अंदर आज 100 के पार पेट्रोल हो गया है और 90 के पार डीजल हो गया है। डीजल महंगा होने का मतलब कि किसान की हत्या। आज जो किसान अपना खेत किसी ट्रैक्टर वाले से जोताता है तो 250 रुपया बीघा देता था, आज के तारीख में आप जाके पूछिएगा कितना दे रहा है, 400 रुपया बीघा। उसी ये डीजल की देन है। इतना पूरे भारत के इतिहास में इतना डीजल और पेट्रोल की वृद्धि किसी भी सरकार में नहीं हुई है। शाम को कुछ रेट और सुबह 12 बजे के बाद रेट कुछ और। आज 97 रुपया 98 रुपया हमारे यहाँ तो है, और जगह बढ़ भी गया होगा, लेकिन 97 रुपया डीजल का मतलब दादा कि किसानों की हत्या के बराबर है। सारा काम किसान का डीजल से ही चलना है, सारा काम डीजल से चलना है, जिससे इतना जनता त्राहि त्राहि कर रही है जिसका कोई जवाब नहीं है। इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, चलिए, जैसे आपने शुरुआत में एक बात कही कि काम बोलता है, अखिलेश ने बहुत काम किए लेकिन जनता को बता नहीं पाए, तो इस बार बताने का कोई पैटर्न उटर्न बना, कुछ बता रहे हैं कि आप लोग घरों में रह रहे हैं? बताने के लिए सब बताया, जनता जान भी रही है, लेकिन जो 15 लाख रुपया का ये वादा किए थे वो 15 पैसा भी किसी को मिला? किसी से तो पूछ के तो देखो आप। तो 15 लाख के रुपया में जनता चला गया, और नौजवान जो गया वो नौकरी के चक्कर में चला गया, किसी को नौकरी मिली, और नौकरियां जो रही वो नौकरी चली गई। आज वो रोड पर मूंगफली और ठेला लगाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। इसका जवाब जनता तो देगी कि नहीं देगी? अखिलेश जी ने कहा कि अगर हमारी सरकार 22 में आती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, यानी कहीं ना कहीं केजरीवाल 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं दिल्ली में, उनके विचारों से प्रभावित हैं। 10 लाख नौकरी देने का उन्होंने बात किया है कि आते ही ऐसा करेंगे। आपको लगता है कि ये हकीकत में हो पाएगा? ये भी है चुनावी जुमला, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी कह के निकल जाए कि भाजपा वाले भी ऐसे बोलते हैं? उनके भैया कार्य करने का तरीका बहुत ही अलग है। अखिलेश का नाम लेते ही आपके चेहरे पे चमक आ जाती है? नहीं, चमक की बात नहीं है, उनके कार्य करने का तरीका ही एक अलग है। नौकरी आप कह रहे हैं 10 लाख, अरे आने दीजिए समय। अखिलेश भैया तो जिस तरह की योजना ले आ रहे हैं, पूरा प्रदेश नहीं हमार, पूरा देशों में इनकी नकल की जा रही है। इसके पहले कोई एम्बुलेंस लाया हो तो बता दीजिए। इनके जैसा का ना जाओ
आगरा एक्सप्रेस पर हवाई जहाज उतार के दिखा दिया। कहीं भारत के उत्तर प्रदेश के इतिहास में कहीं ऐसा है क्या? है नहीं हाँ उतारा। अब अभी देखिए कि उन्होंने गोमती नगर में जो आदमी उधर जा नहीं पा रहा था, ये अखिलेश भैया के देन। अरे हम और तो छोड़ दीजिए दूर की बात भाई, मैं यहाँ आपको बताया ना कि यहाँ से ब्लॉक 65 किलोमीटर दूर है। आप किसी भी जनपद में चले जाओ उत्तर प्रदेश के, क्या 65 किलोमीटर कहीं का ब्लॉक आपको दिखाई देगा? एक भी बता दीजिए जिसको। रुकिए नहीं, आप रुकिए, हमको घुमाइए नहीं। यहाँ के जनता से तो आप देखो कि 65 किलोमीटर हमारे यहाँ की जनता केवल ब्लॉक को जाती है। इस दर्द को अखिलेश भैया ने सुना, एक चीज और अखिलेश भैया ने ब्लॉक दिया, ब्लॉक का सर्वे भी हो गया। यहाँ डीएम आकर बैठा भी गए कर्मचारी, इनके सरकार आते हो कर्मचारी हट गया। मैं एक सवाल आपसे लेता हूं बंशी जी, आप बार बार चिल्ला रहे हैं कि यहाँ से 65-70 किलोमीटर ब्लॉक है, ब्लॉक है, ब्लॉक है। आप 14 में समाज कल्याण आपको मिला, मंत्रालय मिला, लेकिन आपने अपने गांव की 10 किलोमीटर सड़क नहीं बनवाई। हम लोग इस सड़क से जा रहे हैं, 4 साल पहले 5 साल पहले भी आए थे तब भी गड्ढे थे, उसके पहले आए थे तब भी गड्ढे थे। तो आप तो अपने यहाँ सड़क नहीं बनवा पा रहे, आप सरकार को झूठे कोस रहे हैं। आप 2.5 साल रहे, 2.5 साल में कम से कम अपने घर के आगे हमारी बात तो सुनो। आप चले जाइए महिपुरवा में। महिपुरवा में एक भी आदमी बरसात के सीजन में रोड से नहीं निकल सकता था, लेकिन अखिलेश भैया की कृपा हुई। आरसीसी रोड और तहसील ये अखिलेश भैया की देन है, किसी नेता की देन नहीं है, माननीय अखिलेश भैया की। तो एक साल में सारे विधानसभा का बजट खाली हम ही को थोड़े दे देंगे। हम तो जहाँ हैं वहाँ भी कम से कम 100 किलोमीटर रोड बनवाया हूँ। हमारे तो कोई हमारे तो कोई सरकार आई है, बीजेपी की सरकार दिखा दे कहीं रोड बनाई है। जितना रोड मैं बनाया हूँ सब मैं बनाया हूँ। 14 में आप मंत्री बने थे, 22 में फिर चुनाव की तैयारी में है, एक बार फिर चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के 22 में। बता दीजिए हमारे कैमरे के सामने, आपने अपने जो 2-2.5 साल का कार्यकाल था उसमें क्या क्या काम किया था? भाई 2 साल के कार्यकाल में आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अखिलेश भैया ने जो सम्मान महिलाओं को 51 लाख, रुके 51 लाख समाजवादी पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, ट्राईसाइकिल, कन्याओं को साइकिल, कम से बलहा में आपने ये सारी योजनाएं दिलवाई? नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात, मैं बलहा की बलहा की आपकी विधानसभा की बात। हाँ, तो यही सब हुआ और में मिला। अरे भाई जाएंगे अभी चट्टी चौराहे पे, गांव में आप जाएंगे नहीं, हमसे ज्यादा लोग बढ़ के बतियाएंगे आपसे। हमसे ज्यादा जितना हम बोल रहे हैं उससे ज्यादा लोग आपको ढूंढ रहे हैं। देखिए हम लोग को बहुत चैनलों पर विश्वास नहीं है। हो सकता है कि आप बीजेपी के बहुत चैनल बीजेपी के हैं जो नाम गोदी में, ये बात है ना, ये किसी से सवाल पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए तो सब कुछ अपने पक्ष में हमारे लिए बढ़िया बोले, लेकिन जैसे ही सवाल पूछे जाते पूरे भारत में आपको बता दें कि गोदी मीडिया का नाम, कभी गोदी मीडिया सुने थे? क्यों आज लोग गोदी मीडिया कह रहे हैं? इसलिए कि आप सही बात नहीं दिखाते हैं। पूछ रहे हैं आपसे क्या क्या काम किया? अरे इसमें से काट के आप निकाल देंगे? एकदम नहीं निकालेंगे। इसमें से काट के आप निकाल देंगे? एकदम नहीं निकालेंगे। हम कहते हैं आज के तारीख में रवीश भाई ने कहा था कि टीवी मत देखो भैया। रवीश की बात नहीं, आपके काम की बात। जितने चैनल हैं बड़े जो आप रवीश के चैनल, आपके चैनल की बात मैं नहीं करता। हो सकता है आप समाजवादी चाहे वो किसी पार्टी का से, हम जनता के मूल्यों की बात करते हैं। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप मंत्री रहे इस क्षेत्र के, आपसे सवाल करना हमारा हक है। एक भी चैनल बता दीजिए कि जो चीरहरण हुआ लखीमपुर में, जो गोलीकांड हुआ ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में, कोई दिखाया? ये छोटे चैनल ना होते, यूट्यूब का माध्यम ना होता तो हम ये भी नहीं जान पाते। अब क्या बात कर रहे हैं? आज के तारीख में भाई चौथा स्तंभ आपको माना जा रहा है, इस देश का चौथा स्तंभ है आप, लेकिन आज के तारीख में जो आपका दायित्व है, जो आपका कर्तव्य है, उस कर्तव्य का आप निर्वहन नहीं कर रहे हैं। हमसे भी सवाल करेगी तो जनता आपसे भी सवाल करेगी, उसका उत्तरदायी आप भी होंगे। हम अपने कर्तव्यों को समझते हैं, इस वजह से जनता की बात,
जनप्रतिनिधियों से भी करेंगे, जनता से भी करेंगे कि आपने जनता के लिए क्या काम किया। इसीलिए सुदूर जंगलों में आके आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, शायद एसी के कमरों में बैठने वाले नहीं पूछेंगे। आज के तारीख में हम आपके चैनल को धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं कि अभी एक भी चैनल वाले गरीब की जनता का दर्द जानने नहीं आया है। आएंगे हम उन्हीं के पहला चैनल हो भैया, आप पहला चैनल हो कि जंगल में आए हो। इसके पहले कोई चैनल वाला नहीं आया है कि इस क्षेत्र की जनता की, इस प्रदेश की जनता की क्या हो रही है, क्या हाल है। आप पहला व्यक्ति हो, मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए, आपकी तैयारियां क्या हैं 22 को लेकर? तैयारी है, तैयारी का हम लोग तैयारी एक दिन में थोड़े करते हैं, हमारा 5 साल का तैयारी होता है। हम किसी भी क्षेत्र में, किसी भी माने में समाजवादी पार्टी कमज़ोर नहीं है, वोट समाजवादी का है। आज चुनाव ही जीत रहे, जिला पंचायत वाला, ब्लॉक प्रमुखी वाला सारे प्रत्याशी हमारे निकले। अरे गुंडई के बल पर जो किए हैं, ये आने वाला समय इनका खुद जवाब देगी। हाँ, ये जनता एकदम भूखी बैठी है, जैसे भूखों मार रहे हैं तो भूखी बैठी भी है। इनके सरकार को गिराने के लिए एकदम कमर कस रखा है। एक आखिरी सवाल, ये जंगल का इलाका है, वनग्राम क्षेत्र है, यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या हैं जिन पे आप फोकस होकर काम करेंगे? या आज जो आप कतरनिया घाट घूमने आए हो, जाएंगे देखें, ये किसकी देन है? आज़ादी के बाद कोई नेता आया है तो अखिलेश भैया आए हैं, और अखिलेश भैया को इसको पर्यटन केंद्र बनाया है। इसके पहले इस कतरनिया घाट को कोई नहीं पूछता था। आज लोग लाखों की संख्या में आते हैं और खाली कतरनिया देखने जाते हैं। ये अखिलेश भैया के इसके पहले कोई जाता नहीं था। आज जो आप देख रहे हैं इस कतरनिया क्षेत्र में, ये सब अखिलेश भैया की देन है। आज के तारीख में समस्याएं क्या है? हमने सुना है बाघ होगा के मार देता है। मैं जब जाता हूँ, एक दिन अखिलेश भैया आगरा में पूछ दिए कि अरे कितने गाय पाले हो, तो हम तो देखे कि भैया हम तो गाय पाले नहीं, 1-2 गाय हैं। तो उन्होंने पूछा कि कितने गाय पाले हो, तो हमने कहा कि गाय तो हमने 200 बताया। कहा कि नहीं तुम झूठ बोल रहे, 200 गाय हैं, 500 गाय हैं। मैं आपको अभी शाम को रुकिए, 4 बजे तक रुकिए, 4 बजे जितनी गाय हैं देख रहे हैं छुट्टा, ये सब जोगी की गाय हैं, आकर के रोड को जाम कर देती हैं। डीएमएसपी की गाड़ी उतर के दूसरा, हाँ तो देखिए हिंदू धर्म के हिसाब से इन्हीं की देन है, ये इन्हीं की देन है। पहले किसान पालता था, उसके आज के तारीख में मैं अपने दरवाजे से कितने गायों के पीठ से बल्लम निकालने का काम किया है। बल्लम मारी जाती है, बल्लम मारी जाती है। गाय की जो दुर्दशा है, आज जिसको हम लोग माता बोलते हैं, आज जो माता की दुर्दशा देखी नहीं जा रही है। सारी गाय आएंगे और 4 बजे 6 बजे 7 बजे गाय इस तरह में निकल जाएंगी, रात भर चलेंगी, फिर 4 बजे भोर पर आज ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जोगी जी, ये जनता बर्दाश्त नहीं की। गौ माता के पाप से आपको इस सत्ता से हटना है। हाँ, अच्छा, ये ऊपर जो टिन शेड वगैरह आपके भी लगा हुआ है, ये वनग्राम है, तो इसके लिए आप लोग कभी? भैया मैं जब विधायक हुआ तब सबसे पहले जाकर मैं अपने क्षेत्र की समस्या को रखा। ये वन विभाग वाले, हमारे गांव में एक बार आग लग गई थी अखिलेश भैया के पहले, तो इरिगेशन विभाग ने दया में उसको 2000 ईंटा, पुराना ईंटा दे दिया था, और उसकी दीवार को जुड़वा रहा था, आकर के वन विभाग के लोगों ने गिरा दिया था। अखिलेश भैया जब हुए, जब हमारी वार्ता हुई, तो उन्होंने एक परिवार को 10 लाख रुपया देने का काम किया कि एक परिवार 10 लाख रुपया ले। यदि आपके 5 लड़के हैं, 5 बालिग हैं, 2 लड़की हैं बालिग हैं, तो उनको भी 10-10 लाख रुपया देने का ऐलान किया था। लेकिन आने वाला समय उन्होंने कहा, जब मैं दूसरे बार गया तो उन्होंने कहा कि अब आएंगे तो 20 लाख रुपया वनग्राम के लोगों को देंगे। 20 लाख एक परिवार को। अब मान लीजिए इसके घर में 10 परिवार है तो कितना हो गया? 2 करोड़ रुपया हुआ। हाँ, इतना देने को उन्होंने कहा। और सुनिए, यही जो वृद्धा पेंशन है, इसको 2 गुना करने के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया है। और इनकी बीजेपी की चाल को पूरी जनता समझ गई है। आने वाले समय में 10 लाख का बात कर रहे हैं, ये 20 लाख देंगे। मैं समस्याएं पूछ रहा था इस क्षेत्र की, क्या बाघ का खतरा अभी भी बना? बाघ का खतरा 6 बजे के बाद आपको रोड पर कोई नहीं मिलेगा व्यक्ति। हमारे गांव के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग
6 बजे अपना बिस्तर धर लेते हैं। इतना जानवरों का आतंक है। अब मुआवजा पहले 50,000 मिलता था, जब मैं हुआ हूँ तब अखिलेश भैया का 5 लाख रुपया मिलता है, जबकि आप हुए तो 50,000 से 5 लाख। हाँ 5 लाख हुआ। तो ये सब अखिलेश भैया के देना। जब जाते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि तुम्हारे क्षेत्र की क्या हाल, जंगल के जानवरों का क्या हाल में, रोज आए दिन खतरा है, चले जाइए बाघ अब शाम को। तो कोई आपके आसपास का ऐसा है जो जिसको बाघ ने जिसके हमारे बगल में भाई यही तो दयाराम को मार दिया, यही जाओ लाला सिंह के एक लड़के को मार दिया, हमारे गांव में सिरसिनपुरवा के आदमी को मार दिया। आए दिन तो रोज जंगल के किनारे से गांव में चला। अरे हमारे गांव में हाथी चली आई मेरे भैया। अब क्या बात, चलिए मैं उससे बात करा देता हूँ। दरवाजे पर सोई थी उस महिला को हाथी ने चारपहिया पलट दिया। वो तो कहिए किसी तरह भाग के जान बचा लिया। तो अब जानवर से हम लोग को बहुत परेशानी, इसके लिए सरकार को सोचना। समस्याएं यहाँ हैं, अगर आपकी सरकार आई तो उसे दूर करना। हम बिल्कुल दूर किया जाएगा। दूर वही काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। वही काम ही है, दूसरा कोई काम नहीं है। पूर्व मंत्री जी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई, अखिलेश यादव जी अगर एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2022 में बनते हैं, अगर जनता मौका देती है, तो इस क्षेत्र की जो बलहा विधानसभा है, विशेषतः अगर यहाँ से ये चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, अगर इनको मौका मिला, समाजवादी पार्टी अगर इनको अपना कैंडिडेट बनाती है, ये जीतते हैं, अगर सरकार बनती है समाजवादी पार्टी की, तो निश्चित तौर पे यहाँ की जो समस्याएं हैं उस पर ये काम करेंगे। यहाँ की सड़कों के ऊपर काम करेंगे। जो सरकारी योजनाओं के लाभ मिलने की जो बात की जाती है उसको पूरा दिलाने का इन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो हम कराएंगे। क्योंकि हमें जो वक्त मिला था 2014 में, जब हमें समाज कल्याण मंत्री बनाया गया, बकौल मंत्री जी के जब उनको मंत्री बनाया गया, तो वक्त बड़ा कम था और हर एक विधानसभा का अपना अपना बजट होता है। विधायकों को या मंत्रियों को या एमएलसी जो होते हैं अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए, तो बकौल पूर्व मंत्री के उन्होंने जितना हो सका किया। अगर फिर मौका मिलता है तो ये करेंगे। तो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं बलहा विधानसभा में। 282 नंबर है, 7 विधानसभाओं में से बहराइच के ये एक विधानसभा है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्यों आए आपको पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि ये विधानसभा जो है, यहाँ पे लोकसभा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का जब यहाँ से कोई सांसद चुना जाता है तो अक्सर यहाँ उपचुनाव का मामला बन जाता है और ये बार बार होता है। शायद उत्तर प्रदेश की दूसरी किसी विधानसभा में इतने उपचुनाव जो हुए हैं यहाँ पे, शायद किसी दूसरी विधानसभा में नहीं हुए हों। अगर आपको इसकी जानकारी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस जगह का नाम लिखिए, उस विधानसभा का। हम वहाँ भी पहुँचेंगे, वहाँ के बारे में भी बताएंगे कि आखिर वहाँ पे बार बार उपचुनाव होने का क्या मतलब था। बहरहाल आप ये देख ही रहे हैं किस तरह से यहाँ पे बनग्राम का क्षेत्र है। और पूर्व मंत्री जी ने बताया कि जब अखिलेश यादव की सरकार नहीं थी, तब अगर कोई व्यक्ति दुर्भाग्यवश अगर बाघ उसकी हत्या कर देता था, मार देता था, बाघ अगर उसका शिकार कर लेता था, तो उसे मात्र 50,000 रुपये मिलते थे। लेकिन जब से 14 में बंशीधर बौद्ध जी मंत्री बने समाज कल्याण विभाग में, तो उन्होंने अखिलेश जी से सिफारिश करके वो 50,000 की जो धनराशि मिलती थी पीड़ित परिवार को, उसको 5 लाख करवा दिया। और बहुत सारे मुद्दों पे हमारी बातचीत हुई। बेखौफ कहते हैं कि ओवैसी के आने से कोई खतरा नहीं है, वहीं कुछ लोग दम बांध रहे हैं कि इस बार सपा का सूपड़ा साफ करने में ओवैसी अकेले ही काफ़ी हैं। और कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ओवैसी के आने से उत्तर प्रदेश की सियासत में जो गर्मी पैदा हुई है, उसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, और वो पार्टी है समाजवादी पार्टी। इस तरह की बातें की जा रही है। हम चलते हैं किसी और विधानसभा में और वहाँ के मुद्दों को दिखाते हैं। अगर ऐसा ही कोई जनप्रतिनिधि मिल गया, उससे पूछेंगे कि क्या वाकई में ओवैसी के आने से खतरा है समाजवादी पार्टी को, मुसलमान वोट बैंक खिसकने का, या जिस तरह से मंत्री जी ने दावा किया, पूर्व मंत्री ने दावा किया कि कोई खतरा नहीं है, जिस तरह से बंगाल की जनता ने नकार दिया ओवैसी को, इस बार ऐसा ही कोई खेला उत्तर प्रदेश में भी होने जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ। अग्निपरीक्षा की टीम चल रही है दूसरे किसी विधानसभा में और दिखाएगी वहां की जमीनी सच्चाई को। जनप्रतिनिधियों से भी बात करेंगे और आम जनता से उनकी समस्याओं की भी बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अग्निपरीक्षा। शुक्रिया। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।